कल के क्लास में हम बताए थे कि रासायनिक बलगतिकी जो है वो किसे कहते हैं। नहीं तो हम लोग पढ़ाए थे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं, नहीं तथा कुछ अभिक्रियाओं के क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। यही सब हम लोग पढ़ाए थे। रासायनिक बलगतिकी में देखा जाए तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं। नहीं तो अभिक्रिया का दर के लिए हम लोग को बताया गया था कि समय में बदलाव के साथ अभिकारक, समय में बदलाव के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो बदलाव आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर बताया गया था। अभिक्रिया के दर को हम बताए थे कि स्मॉल आर से दिखाते हैं और अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। नहीं, जहां पर डेल्टा सी का मतलब था अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव और डेल्टा टी का मतलब था समय में बदलाव। डेल्टा सी को हम लोग कहते थे सी टू माइनस सी वन बटा डेल्टा टी को कहते टी टू माइनस टी वन। यही ना बताए थे जी। ठीक है, चलो ध्यान दिया, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यहां पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक हम लोग का है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के दर की इकाई। चलो ध्यान दिया जाए, अभिक्रिया के दर की इकाई हम लोग को देखना है। तो अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा सी का मतलब हम बताए थे सांद्रता, एक्चुअली ये सांद्रता है, और जो टी है वो क्या है, समय। ध्यान रखना है कि सांद्रता को यहां पर मापा जाता है मोलरता से, और समय का इकाई कुछ भी हो सकता है, समय का इकाई कुछ भी हो सकता है। अगर वेरी फास्ट रिएक्शन होगा तो समय का इकाई सेकंड होगा, अगर मॉडरेट रिएक्शन होगा तो समय का इकाई मिनट होगा, अगर स्लो रिएक्शन होगा तो समय का इकाई आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो समय का इकाई यहाँ कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो अगर आर के लिए देखा जाए तो चलो यूनिट देख रहे थे, तो मोलारता, तो मोलारता का यूनिट क्या होता है जी, मोल पर लीटर, यानी मोल बटा लीटर। तो मोल बटा लीटर, गुना में क्या है, समय यानी कि टाइम, ध्यान रखना है। तो यहां से अगर देखें हम लोग तो हम लोग इसको लिखेंगे तो आर का यूनिट हो गया मोल, ये लीटर ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर, और टाइम भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पर टाइम। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भाई आर का यूनिट क्या होगा, तो आर का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर टाइम। आर बराबर मोल पर लीटर पर टाइम। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका यूनिट यही होता है। ठीक है, अब यहां पर आप समझते हैं कि जो टाइम है आपका, ये टाइम का यूनिट आपको सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और ईयर भी हो सकता है। ध्यान रखना है, वो डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। ध्यान रखना है, नहीं कितने देर में कंप्लीट हो रहा है, उस पर टाइम का यूनिट डिपेंड करेगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया के दर की इकाई आपको पहले पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला दिया हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं औसत अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया
दर। अब औसत अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? तो यहां से कहा जा रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया का दर यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल में निकाला जाए, एक समय अंतराल में निकाला जाए, यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल में निकाला जाए तो उसी दर को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। औसत अभिक्रिया दर, औसत अभिक्रिया दर कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल में निकाला जाए तो उसी दर को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि यहां से छापड़ा से पटना जाना है, तो छापड़ा से पटना जाने का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर है। नहीं, कितना दूरी है? 80 किलोमीटर। और मान लो कि जाने में समय हम लोग को लग गया 2 घंटा, मान लेते हैं समय कितना लग गया? 2 घंटा। तो अगर तुम स्पीड निकालोगे, वेग निकालोगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस बराबर टाइम। तो स्पीड बराबर यहां से निकालोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिखोगे 80 किलोमीटर और टाइम लिखोगे 2 घंटा। तो जब इसको काटोगे तो क्या आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर आया। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर आया स्पीड, ये औसत अभिक्रिया दर है कि तात्क्षणिक अभिक्रिया दर है? ये औसत है। नहीं, क्यों औसत बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे समय अंतराल लिया गया है। कितना घंटा? 2 घंटा। 80 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा समय लगा। तो जब भी किसी चीज का स्पीड एक समय अंतराल में निकाला जाए, नहीं, तो उसको बोलते हैं कि अच्छा ये औसत अभिक्रिया दर है, ध्यान रखना है। नहीं, सोचो कि छपरा से पटना जाने के लिए बस का स्पीड क्या हमेशा 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा? कहीं 100 घंटा भी रहा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी रहा होगा। हो सकता है कि कहीं कभी कभी 0 किलोमीटर प्रति घंटा भी रहा होगा, जहां ढाला बंद होगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो औसत अभिक्रिया दर जो है ये कब निकलता है? जब हम एक समय अंतराल में, नहीं, किसी का वेग निकालते हैं, ध्यान रखना है। आएगा होता है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है जब किसी चीज का वेग किसी खास समय पर निकाला जाए। जैसे हम बोले कि 10 बजे स्पीड बताओ कितना था, 12 बजे बताओ स्पीड कितना था। नहीं, तो 10 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, तो ये कौन सा वेग है? तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? औसत अभिक्रिया दर। तो क्या लिखे परिभाषा? यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल में निकाला जाए तो उसी दर को क्या कहते हैं? औसत अभिक्रिया दर कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे ध्यान समझो, यहां पर देखो तो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का दर। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा हुआ है? बिटवीन द टाइम इंटरवल, समय अंतराल। कितना समय अंतराल में? 5 से 15 मिनट के बीच में अभिक्रिया का दर निकालना है। क्या करना है? 5 से 15 मिनट, यानी इसी को हम लोग बोले तो इसका हिंदी यही हुआ कि 5 मिनट से 15 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट के बीच। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख रहे हैं। 5 मिनट से 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है, अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। यही क्वेश्चन हम लोग को दिया गया। 5 से 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें, और आपको ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं, क्या दिया हुआ है? ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो ग्राफ दिया हुआ है तो मेरे लिए आसान है। नहीं, 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में अभिक्रिया का दर निकालना है। तो ये जो 5 मिनट है ये हमारे लिए कौन होगा? T1। और जो 15 मिनट होगा ये क्या होगा? T2।
अब 5 मिनट पर अभिक्रिया का दर बोल रहा है भाई, तो 5 मिनट पर अभिक्रिया का दर निकालना है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। नहीं, 15 मिनट को पकड़ेंगे, कुछ इस तरह से, ध्यान रखना है। अब इसको मैच किए इससे, इसको लाके मैच किए इससे, ध्यान रखना है। तो देखो तो 5 मिनट जो था वो क्या है, T1। अब T1 समय पर सांद्रता कितना है, 0.06, तो ये क्या होगा, C1। अब T2 समय पर सांद्रता कितना है, 0.03, तो ये क्या कहलाएगा, C2। अब हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला क्या बताया गया है, बोलो, दिक्कत है? तो C2 का मान कितना, बोलो सब। T1 का मान कितना, T2 का मान बोलो कितना लिखें, आएगा? तो यहां से तुम देख सकते हो, यहां से तुम देखे कि यहां जो हम लोग को रेट का वैल्यू आया, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आया, वो -0.003 आया। यूनिट हम लोग जानबे करते हैं क्या, मोल पर लीटर, टाइम कौन सी में, मिनट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट। आएगा आंसर हमारा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहां पर हमको ध्यान रखना है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का क्या लगा हुआ है, माइनस। नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के आगे अगर यहां माइनस लगा हुआ है, अभिक्रिया के दर के बगल में हम लोग को माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस का अभिक्रिया के स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इस माइनस साइन का अभिक्रिया के स्पीड से, अभिक्रिया के दर से कोई लेना देना नहीं है। यह माइनस साइन सिर्फ यह दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है। समय के साथ क्या हो रही है, अभिकारक की मात्रा घट रही है। तो चलिए, अगर यहां पर हम लिखते हैं नहीं कि R बराबर, हमको यहां पे आ गया -0.003, यूनिट आप समझिए रहे हैं कि यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर पर मिनट, यही ना है जी। तो हम यहां लिख रहे हैं कि यहां निगेटिव साइन का अभिक्रिया के वेग से कोई लेना देना नहीं है। निगेटिव साइन का अभिक्रिया के वेग से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है। यानी ऐसा नहीं कि सर निगेटिव साइन आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन का मान नहीं, तो अभिक्रिया के दर का मान अगर हम लोग को निगेटिव आ गया, अभिक्रिया के दर का मान अगर निगेटिव आ गया, तो ही नहीं कि अभिक्रिया का दर सर घट रहा है क्या, तो अभिक्रिया का दर घट रहा है, बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां निगेटिव साइन का अभिक्रिया के वेग से कोई लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आया कि यहां निगेटिव साइन दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा, समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है। यानी कि ध्यान रखना होगा कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का मान निगेटिव आ जाए तो समझ जाइए कि जरूर रेट ऑफ रिएक्शन का मान आप अभिकारक के सापेक्ष में निकाल रहे होंगे, बस में है ना। जब भी अभिक्रिया का दर हम लोग अभिकारक के सापेक्ष में निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है, ध्यान रखना है। इसमें दिक्कत है किसी को, बोलो। चलो अब सेम पॉइंट समझो, यहां पर दो क्या लिखा है, टाइम, और यहां क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। अब कल के क्लास में बताओ कि हम लोग उत्पाद वाला ग्राफ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। तो उत्पाद वाला ग्राफ कुछ ऐसे आया था कि नहीं आया था, आया था। अब ये बताओ, इसके लिए तुमको टाइम यहां दे दिया गया 5,
यहाँ पर टाइम दे दिया गया 10, यहाँ पर टाइम दे दिया गया 15, यहाँ पर टाइम दे दिया गया 20, यहाँ पर 25, ऐसे ही टाइम दे दिया गया। मान लो कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मान दे दिया 0.01, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.02, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.03, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.04, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.05, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.06, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.07, ऐसे ही दे दिया नहीं। और तुमसे इस ग्राफ के आधार पर तुमसे बोल रहा है क्या कि 5 मिनट से 15 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। अभिक्रिया का दर ज्ञात करें, तुमको ऐसा दे दिया, बोलो कर सकते हैं? नहीं, तो फिर से हमारे लिए 5 क्या हो जाएगा T1, अब 15 क्या हो जाएगा T2। अब यहां पर देखो 5 मिनट, तो हम यहां से ग्राफ को ले जाएंगे, यहां से लाके हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे, तो मान लेते इसको टच कर रहा है। फिर 15 मिनट पे ग्राफ को हम यहां लाएंगे, यहां से मान लो सॉरी यहां तक ले गए, अब फिर यहां से हम इसको इससे मिला दिए, ध्यान रखना है। तो कहने का सेंस यहां पर ये है, यहां पर अगर ध्यान दें तो ये हो गया हमारे लिए T1, तो ये क्या होगा C1, ये है T2, तो ये क्या होगा T2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर तुमको फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे C2 माइनस C1 और बटा में T2 माइनस T1। बताओ C2 का मान कितना है 0.06 और C1 का मान कितना है 0.03 और T2 माइनस T1, तो 15 माइनस 5, तो बताओ कितना वैल्यू आया 0.03 और बटा में कितना 10। इसी को सॉल्व किए तो सॉल्व करके आ गया प्लस 0.003, आया कि नहीं आया? तो यहां पर तो सेम ही रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं, ये रिएक्शन हम लोगों का और इधर वाला रिएक्शन, ये दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम है, बस वो ग्राफ था अभिकारक के सापेक्ष में और ये ग्राफ है उत्पाद के सापेक्ष में। नहीं, अभिक्रिया का दर जो उसका आया है वही अभिक्रिया का दर इसका भी आया है, नहीं, लेकिन वहां अभिक्रिया के दर में माइनस आया था और यहां अभिक्रिया के दर में प्लस आया है, तो हम क्या कहें कि वहां पर अभिक्रिया का दर घट रहा था, यहां बढ़ रहा था? नहीं, यहां भी अभिक्रिया का दर वही है जो वहां पर था, यहां पर प्लस साइन आया, इसका मतलब हुआ कि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, ध्यान रखना है। तो चलो उसी बात को हम लोग यहां लिख रहे हैं, यहां से हम लोग का आर का वैल्यू आया, आर बराबर प्लस 0.003, यही ना आया था जी? क्या आया था मोल पर लीटर पर मिनट, टाइम मिनट में लिया गया था पर मिनट। यहां पॉजिटिव साइन का भी अभिक्रिया के दर से, अभिक्रिया के दर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर जो पॉजिटिव साइन है, यहां पॉजिटिव साइन दर्शाता है कि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है, समय के साथ उत्पाद की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, यह ध्यान रखना है। नहीं तो निगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, रेट ऑफ रिएक्शन का मान निगेटिव कब आएगा, जब अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब उत्पाद के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकालेंगे, ध्यान रखना है। यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, हमेशा ध्यान रखना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना है। नहीं यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो स्पीड का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। ये वेलोसिटी नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं,
क्या पढ़ रहे हैं? स्पीड। तो अभिक्रिया का दर जब भी होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना है। चलो ध्यान दो, यहां पे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझो क्या लिखा है यहां पर। आर, आर मतलब अभिकारक। अभिकारक कौन सी बदल रहा है? उत्पाद में। चलो क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेज फ्रॉम 0.03 यानी क्या दिया है? C1 टू 0.02 क्या है ये? C2। एक अभिक्रिया दी हुई है उसमें अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सांद्रण, सांद्रण बदल रहा है कितना से कितना? 0.03 से 0.02 में। कितना मिनट में? 25 मिनट में। तो ध्यान रखना हमेशा, यानी कि अभिक्रिया जब शुरू हुई है उस समय घड़ी में टाइमर क्या लगाया गया? 0। ध्यान रखना है। तो T1 का मान क्या हो गया? 0। और T2 का मान कितना? 25। यानी अभिक्रिया 25 मिनट तक चली है। नहीं होता है, टाइमर घड़ी में 0 कर दिए और फिर जब अभिक्रिया शुरू हुई टाइमर स्टार्ट कर दिए, बस में आ रहा है। तो अभिक्रिया कब तक चल रही है? 25 मिनट तक। तो ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि T1 का वैल्यू क्या होगा? 0 और T2 का मान कितना? 25 मिनट। बोलो दिक्कत है इसमें? चलो C1 का वैल्यू कितना? 0.3 और C2 का मान कितना? 0.02 होगा। अब इसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, आर का मान निकालिए। तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? तो ये बना लेना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कोई रिएक्शन दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। तो ये कौन सी का मान है? C1। अब कितना हो गया? C2। कितना देर में? 10 मिनट में। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? बनाना है। चलो अगला क्या लिखा हुआ है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी क्या बोलते हैं इसको? तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। ध्यान दे, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर का मतलब हुआ कि यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर निकाला जाए, यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर निकाला जाए, यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर निकाला जाए तो उस अभिक्रिया दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। बोलो दिक्कत है? तो अभिक्रिया का दर ध्यान रखना है। अभिक्रिया का दर अगर आप निकालते हैं नहीं, और अभिक्रिया का दर अगर समय अंतराल में निकालते हैं नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं औसत अभिक्रिया दर। और अगर अभिक्रिया का दर हम लोग किसी खास समय पर निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। अब थोड़ा बताओ समय अंतराल, मान लेते हैं कि 2 घंटा का समय अंतराल है नहीं, तो 2 घंटा का समय अंतराल में आप अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं। 2 घंटा के समय अंतराल में आप अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो औसत अभिक्रिया दर है। नहीं, अच्छा समय अंतराल 2 घंटा का मानते हैं, इतना दूर है, ठीक है। अब समय अंतराल को कम कर दिए 1 घंटा, अभी भी समय अंतराल में निकाल रहे हैं, तो जो अभिक्रिया का वेग निकलेगा वो क्या होगा? औसत अभिक्रिया दर। चलो समय अंतराल आधा घंटा, औसत अभिक्रिया दर। समय अंतराल हम लोग का 15 मिनट, औसत अभिक्रिया दर। समय अंतराल 7.5 मिनट, औसत अभिक्रिया दर। समय अंतराल अब उससे भी कम यानी 1 मिनट, औसत अभिक्रिया दर। समय अंतराल 1 सेकेंड, औसत अभिक्रिया दर। समय अंतराल लगभग 0.01 सेकेंड, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। मेरी बात समझा रही है? यानी समय अंतराल जो है इसको अगर छोटा करते इतना छोटा कर दिया जाए, नहीं समय अंतराल अगर बहुत छोटा हो जाए तो बताओ
वो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर बताने लगेगा, नहीं बताने लगेगा? तो क्या तात्क्षणिक अभिक्रिया दर का फॉर्मूला अलग होगा, औसत अभिक्रिया दर का फॉर्मूला अलग होगा? नहीं, फॉर्मूला वही है। नहीं, वहां भी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है, यहां भी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी ही होगा। बस अंतर यह है कि वहां पर समय अंतराल बहुत बड़ा लिया गया है और यहां पर समय अंतराल बहुत छोटा लिया गया है। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, यहां पर समय अंतराल इतना छोटा लिया गया है, लगभग 0.1 सेकंड या 0.01 सेकंड इतना लिया गया है कम, कि वो लगभग अंतराल कम हो गया, लग रहा है कि एकदम निश्चित समय को दर्शा रहा है। समझ में कुछ आ रहा है? नहीं, तो अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर का फॉर्मूला लिखें आर बराबर, तो फॉर्मूला वही है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। बस ये कह रहा है क्या कि यहां पर जो डेल्टा टी है ना, इस डेल्टा टी को टेंस टू जीरो कर दीजिए, यानी जो समय अंतराल है इसको कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए कि इन दोनों के बीच का गैपिंग लगभग जीरो हो जाए। नहीं तो लगभग अंतराल जीरो हो गया तो वो किसी खास समय को दर्शाने लगेगा। दिक्कत है? चलो, अब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको क्या लिखते हैं जी? डीसी बाई डी टी। नहीं तो वेरी स्मॉल चेंज, डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, बहुत कम सांद्रता में, जब बहुत कम समय अंतराल लेंगे, नहीं तो सांद्रता में बदलाव बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा? बहुत कम होगा भाई। समय अंतराल जैसे जैसे बढ़ेगा सांद्रता का बदलाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां समय अंतराल आप ले लिए एकदम dt, यानी बहुत कम समय में बदलाव, तो समय में बहुत कम बदलाव, तो सांद्रता में बदलाव बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, डीसी बाई डी टी जो है इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? डीसी बाई जो क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान रखना है। नहीं, यानी कि टेंजेंट का ढाल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को मतलब टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या? टेन थीटा का फॉर्मूला P बाई बी। चलो, तो यहां से हम लोग को आ गया डीसी बाई डी टी स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब टेन था, टेन था का मतलब P बाई बी। क्या समझे इससे? इससे यह समझ में आया कि अच्छा, अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है, अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, टेंजेंट का ढाल निकाल देना है। नहीं, यानी टेन थीटा का मान निकाल देना है। अगर टेन थीटा का मान निकाल देंगे तो हमको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकल जाएगा। मेरा बात दिमाग में गया? नहीं, अगर हम लोग को औसत अभिक्रिया दर निकालना है तब फॉर्मूला है C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। लेकिन अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी खास समय पर, तो हमको उस समय पर ग्राफ पर जाना होगा और ग्राफ पर एक टेंजेंट खींचना होगा। क्या खींचना होगा? एक टेंजेंट खींचना होगा, और वो टेंजेंट जो है, उस टेंजेंट की मदद से हमको टेन थीटा का मान निकालना होगा। अगर टेन थीटा का मान निकाल लेंगे तो जो टेन थीटा का मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जैसे ग्राफ से समझा जाए, देखो तो, देखा जाए, ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की सांद्रता, और ये क्या है? समय। नहीं, तो अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? खींच दिया गया। नहीं, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में हम लोग यहां से ग्राफ खींच दिए। नहीं, ध्यान रखना है, एक ग्राफ खींच दिया गया, ठीक। अब हमको यहां पर समय, ये समय का लाइन है तो समय दे दिया गया 5, 10, 15, 20, ऐसे समय दे दिया गया। ध्यान रखना है, यहां पर अभिकारक का सांद्रण कुछ दे दिया गया 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 दे दिया गया। नहीं, अब आपसे बोल दिया कि भाई 10 बजे, नहीं 10 बजे अभिक्रिया का दर बताओ। यहां से हम लोग को बोल दिया कि 10 बजे अभिक्रिया का दर बताओ, अभिक्रिया का दर बताओ। तो अगर 10 बजे अभिक्रिया का दर पूछ रहा है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है क्या कि 10 बजे से लेकर 15 मिनट के बीच बताओ? ऐसा तो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 बजे अभिक्रिया का दर बताओ। नहीं, तो 10 बजे, चलो भाई सबसे पहला काम हुआ कि 10 बजे अगर अभिक्रिया का दर पूछ रहा है तो पहले 10 को पकड़ो। नहीं, 10 को पकड़ कहां जाओ? ऊपर जाओ, ग्राफ को टच कर लो। ग्राफ को टच कर लिए, अब इसी पॉइंट पर तुमको क्या खींचना है? टेंजेंट खींचना है। नहीं, जो दोनों एक्सिस को टच करे, तो इसी पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट खींचेंगे। मान लो हम यहां से एक पहले टेंजेंट खींच लिए। नहीं, अब इसी टेंजेंट को उठा के हम लोग यहां पे लगाते हैं।
चलो, तो यहां पर हम इस टेंजेंट को लगा लिया। अब यहां पे टाइम मान लो 20 है तो यहां 25 होगा, लिख दिया गया। नहीं, अब तुम ध्यान से देखो कि इस 10 बजे पूछा तो क्या करना है, 10 बजे वाले समय को पकड़ लो, ग्राफ के ऊपर चले जाओ, जहां ग्राफ को टच करे वहां पर टेंजेंट खींचो। टेंजेंट ऐसा खींचना है जो दोनों एक्सिस को टच करे। क्या खींचना है, जो दोनों एक्सिस को टच करे। चलो, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा पी, tan थीटा का पी, और यहां से लेकर ये पूरा यहां तक ये हो जाएगा tan थीटा का बी। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है यानी tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा का मतलब हो गया p बटा b। अब p बटा b, तो p का मान हो जाएगा 0.05 और b का मान हो जाए कितना, 25 होगा। नहीं तो 0.05 बटा 25 यानी कि ये हो गया 5। अब बट्टा में आ गया नीचे 100, गुना में आ गया 25। 5 से क्या होगा जी, 50 25, क्या आ गया, ये आ गया हम लोग को 1/5 यानी कि 0.2। तो 0.2 और बट्टा में आ गया 100, नहीं तो ये आ गया 0.002 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर मिनट। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो ये जो मोल हम लोग को इतना वैल्यू आया, ये वैल्यू किसका आया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसका मान आ गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मान आ गया। ध्यान रखना है, दिक्कत है इसमें? नहीं है? हाँ 10 बजे, कहां पर, नहीं यहां पर 10 बजे का मतलब 10वें बजे आपको कितना, तो यहां टाइम कौन सी में है, मिनट में ना। नहीं तो जो मिनट है हम लोग का मिनट में लेकर चलेंगे, बस में आ रहा है। हम लोगों को ध्यान रखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोगों को पूछा कि 10 बजे अभिक्रिया का दर कितना है, एकदम एक्यूरेट 10 बजे। तो हमको क्या करना है, ऊपर जाना है, ग्राफ को टच करना है, टेंजेंट खींचना है। नहीं, और टेंजेंट खींच के हम लोग यहां पर ला सकते हैं कि 25 पे कट कर रहा है 0.05 पर, और उसी को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट। नहीं, अब ये हो सकता है कि पर मिनट नहीं, पर आवर भी नहीं, पर सेकंड होना चाहिए। नहीं, क्या होना चाहिए, पर सेकंड। ध्यान रखना है, इसलिए पर सेकंड हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग टाइम इंटरवल क्या लेते हैं, बहुत कम। नहीं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि टाइम इंटरवल आपका क्या चीज में रहेगा, सेकंड में। तो ये ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। पूरा गायब, कभी कभी इस बोर्ड का ये स्थिति है, क्वेश्चन गायब। चलिए, तो इसको समझ गए थे ना आप लोग, तो बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, हाँ वीडियो में देख के बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये उसी पे आधारित क्वेश्चन था। अगले पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाओ। यहां क्या लिख रहा है, मेथड शुड डिटरमाइन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नहीं, समझा जाए, देख क्या बोल रहा है, अभिक्रिया का दर निकालने का तरीका, अभिक्रिया का दर निकालने का तरीका। तो पहले इस एग्जांपल को नहीं करेंगे, पहले दूसरे एग्जांपल को करते हैं। थोड़ा देखो, हमको अभिक्रिया का दर निकालना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या निकालना है, अभिक्रिया का दर। ठीक है, ध्यान समझो। यहां पर देखो, एक अभिक्रिया तुमको दी हुई है, अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है ना। नाइट्रोजन 4 गो तो इधर 4 गो, ऑक्सीजन 5 दूना 10 गो, तो 4 दूना 8 और 10, बैलेंस है ना। चलो अब बोलो, यहां पर ध्यान दिया जाए तो रिएक्शन ये हमारा बैलेंस है। अब हम मान लेते हैं ऐसे ही, देखो तो इस रिएक्शन को ध्यान समझना, रिएक्शन बैलेंस है तो बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। यहां पर N2O5 का क्या लगा हुआ है, 2, क्या लगा हुआ है, 2, इसके क्या लगा हुआ है, 4। तो ये बताओ इसके सापेक्ष में ये कितना गुना है, 2 गुना। ये अगर 2 है तो ये कितना है, 4। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर
N2O5 2 मोल खर्च होगा तो ये 4 मोल बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? जितना ये खर्च होगा उसका ये कितना बनेगा? 2 गुना। अगर हम बोले कि भाई N2O5 10 मोल खर्चा होगा तो ये कितना बनेगा? 20 मोल। जितना ही खर्चा होगा उसका दुगना ये बनेगा। तो बैलेंस रिएक्शन जो है ये हमेशा हम लोग को बताता है कि अभिकारक कितना खर्च होगा तो उसके सापेक्ष में उत्पाद कितना बनेगा, ये बताता है। तो यहाँ पे अभिकारक 2 मोल खर्चा होगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, इसके सापेक्ष में 2 गुना है। तो अगर ये 10 खर्चा होगा तो ये 20 बनेगा, अगर ये 50 खर्चा होगा तो 100 बनेगा। ठीक, चलो इसको देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। ऐसा कितना है? 1। कुछ नहीं, 1 नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। चलो अब हम बोल रहे हैं इसके सापेक्ष में ये आधा है, यानी अगर ये 10 मोल खर्चा होगा तो ये 5 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी जितना ही खर्चा होगा उसका आधा ये बनेगा। इतना में दिक्कत नहीं। तो चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे टाइम का मान 0, तो टाइम का मान 0 का मतलब घड़ी में टाइमर 0 कर दिया गया। घड़ी में टाइमर क्या कर दिए? 0। चलो इसका मात्रा हम ऐसे ही कुछ ले लिए, मान लो ले लिए इसका मात्रा हम लोग 10 मोल, 10 मोल ले लेते हैं। अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो अभिक्रिया शुरू नहीं तो इसका मात्रा क्या? 0 0। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब t बराबर मान लो कि 10 मिनट हो गया, टाइमर 0 था, 10 मिनट तक अभिक्रिया चला। 10 मिनट के बाद 10 मोल में से मान लेते हैं कि हम लोग का 5 मोल खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 5 मोल। तो बताओ ये 5 मोल खर्चा तो ये कितना बनेगा? ये 10 मोल बनेगा। नहीं, आई बताओ कितना मोल बनेगा? 2.5 मोल। अगर 5 मोल खर्चा है तो 2.5 मोल बनेगा। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं ना है? चलो अब हमको निकालना है N2O5। ध्यान समझो, N2O5 के सापेक्ष में N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकालना है। किसके सापेक्ष में? N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर। N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकालना है। तो देखो लिखे ऐसे D N2O5 बट्टा dt। इसमें दिक्कत है? N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर लिखने का तरीका ये है d N2O5 बटा dt। तो d का मतलब क्या? बदलाव, और N2O5 ब्रैकेट में इसका मतलब N2O5 की सांद्रता में बदलाव, और dt का मतलब समय में बदलाव। तो अभिक्रिया का दर निकालने के लिए ना लिखते हैं भाई डेल्टा C बटा डेल्टा t या dc बटा dt। तो वैसे लिखा गया, लिखा गया है, लिखा गया है। तो ये क्या हुआ? समय में बदलाव के साथ, dt मतलब समय में बदलाव, समय में बदलाव के साथ N2O5 की सांद्रता में बदलाव। दिक्कत है? चलो अब d N2O5 बाई dt बराबर लिख रहे हैं। ध्यान दो ये क्या है? T2। चलो एक बात और, यहां पर देखा जाए तो 10 मोल था, 5 मोल खर्चा हुआ, कितना बच गया है जी? 5 मोल। यहां पर कितना बच गया है? 10 मोल। और ये कितना बचा है? 2.5 मोल। लिख दिए। चलो अब पूछा जाए कि 10 मोल था, 5 मोल खर्चा हो गया, 5 मोल बच गया। नहीं तो T1 टाइम है, तो T1 टाइम पर ये क्या कहलाएगा? C1। और ये क्या कहलाएगा? C2। बचा हुआ मात्रा होता है C2। बचा हुआ मात्रा, इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट जो बच गया वो होता है C2। ध्यान रखना। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है? C2 माइनस C1 निकालते हैं। 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 बट्टा बोलो 10 माइनस 0 कितना आएगा? -5 बट्टा में कितना? वैल्यू कितना? -0.5 मोल पर लीटर नहीं लेगा, मोल पर लीटर पर टाइम। इतना में दिक्कत? अच्छा ये बताओ N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाल ले। अब हम ये बताओ निकालना चाहते हैं NO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर, तो क्या लिखें इसको बताओ? D NO2 बट्टा में क्या? dt। चलो C2 माइनस C1, तो C2 मतलब इसका शुरुआती मात्रा कितना है? ये C1। अब बचा हुआ मात्रा कितना है? 10। तो क्या लिखें यहां से? C2 माइनस C1, 10 माइनस बट्टा में कितना? फिर वही है T2 माइनस T1, तो 10 माइनस 0, तो ये कितना आएगा? वैल्यू कितना आया? दिक्कत है? अच्छा अब निकालना चाहते हैं O2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर। O2 के सापेक्ष में
अभिक्रिया का दर, बोलो कितना आएगा, DO2 बटा DT, बोलो कितना लिखें, 2.5 माइनस 0, 2.5 माइनस 0 बटा में कितना 10 माइनस 0, बोलो कितना आएगा 2.5 बटा 10, 0.25 ना जी। इतना में दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत हो भाई पहले बोल दो, दिक्कत है किसी को नहीं। अब समझो यहां से हम देखें अगर तो N2O5 के सापेक्ष में निकल गया, NO2 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकल गया, और O2 के सापेक्ष में भी अभिक्रिया का दर निकल गया। क्या सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर समान है कि अलग अलग, अलग अलग नहीं। तो सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर जो है वो अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, सभी रिएक्टेंट और उत्पाद का जो कोएफिशिएंट है वो समान है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो कभी भी अगर कोएफिशिएंट समान नहीं होगा, नहीं, तो सबके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो ऐसे निकालने में दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है। चलो यानी हर सब दिया रहे, C1 C2 T2 T1 दिया रहे, तो सभी अभिकारक का सभी उत्पाद के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ बोलिए क्या बोल सकते हैं। हाँ तो कि हम अपने से मान के रखे, यहाँ क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में देगा, अपने ही से मान के तो सब होता है भाई। ये मतलब ऐसा मत समझिएगा कि आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें यहाँ T2 का मान 10 देगा क्योंकि सर 10 रखे थे। अब T2 का मान क्वेश्चन में कहीं 20 देगा नहीं, T1 का मान हो जाता है 5 देगा नहीं, कुछ भी दे सकता है लेकिन बनेगा ऐसे ही, ठीक है। हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, 10 मोल में से 5 मोल खर्च हुआ है तो 5 मोल बचा है। इसका पहले अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुआ, इसका मात्रा भी 0 था। अब बताइए 5 मोल ये खर्च हुआ है तो ये कितना मोल बनेगा, 10 मोल। क्यों 10 मोल बन रहा है, डबल होगा तो वही तो लिखे, अगर 5 मोल खर्च होगा तो 10 मोल बनेगा, 2.5 मोल बनेगा नहीं। तो कितना बच गया, 10 मोल बच गया। ये कितना बच गया 2.5 मोल। ये कितना बच गया, 10 था 5 खा जाओ, 5 मोल बच गया, वही तो लिखे हैं, ठीक है। बैठिए, तो सबके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकल जाएगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब लास्ट बात समझिए, एक्चुअल बात क्या है, ये बोल रहा है कि इस अभिक्रिया का दर बताइए कितना है, नहीं तो अभिक्रिया का दर पूछ रहा है। तब बताइए अब हम कौन सा दर को बोले कि अभिक्रिया का दर है। किसी भी दर को अभिक्रिया का दर नहीं बोल सकते हैं, किसी भी दर को अभिक्रिया का दर नहीं बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन यही आएगा, ध्यान रखना है। नहीं, क्वेश्चन आपको आएगा कि वो रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन आपको दे देगा, T1 T2 C1 C2 सब दे देगा, ध्यान रखना है। और बोलेगा अभिक्रिया का दर बताइए, और आप जब निकालिएगा तो सबके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर क्या आ जाएगा, अलग अलग। तो अब बताइए कौन सा दर अभिक्रिया का दर कहलाएगा। क्या N2O5 के सापेक्ष में जो निकाले हैं उसको अभिक्रिया का दर मान लें, कि O2 के सापेक्ष में निकाले हैं उसको मान लें, कि NO2 के सापेक्ष में निकाले हैं उसको मान लें। किसी को भी नहीं मान सकते हैं, ध्यान रखना है। तो क्या करें भाई, तो यहां बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी अभिक्रिया का दर निकालना है, अगर आपको किसी भी अभिक्रिया का दर निकालना है तो आपको ध्यान देना होगा कि सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर समान होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो हम यहां से क्या पॉइंट समझे, यहां से पॉइंट ये समझ रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया का दर, किसी भी अभिक्रिया का दर निकालने के लिए ध्यान रखना है, किसी भी अभिक्रिया का दर निकालने के लिए सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर का मान समान होना चाहिए। बोलिए, तो क्या यहां पर सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर समान है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो समान करना पड़ेगा। अब समान करने के लिए क्या किया जाए, ध्यान रखना है। तो समझिए, सभी के सापेक्ष में
सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया के दर को समान करने के लिए सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया के दर को समान करने के लिए संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित कोएफिशिएंट से सभी दर को भाग देंगे। ध्यान रखना है, यानी आपको क्या करना है, ये संतुलित अभिक्रिया आपके पास है नहीं। अब हमको देखो N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाले हैं, कितना आया है 0.5। कोएफिशिएंट कितना है इसका 2। तो देखो अब हम यहां लिख रहे हैं, अगर सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर हमको बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, D N2O5 बट्टा DT, एगो था D NO2 बट्टा DT, एगो था DO2 बट्टा में DT। तो अगर आप चाहते हैं कि सबके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर बराबर आ जाए, नहीं तो बराबर आने के लिए सभी के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर बराबर आ जाए, तो उसके लिए आपको बैलेंस रिएक्शन को ध्यान रखना होगा। तो आपका बैलेंस रिएक्शन यही था 2N2O5 4NO2 प्लस O2, यही था नहीं। तो कोएफिशिएंट इसका कितना है 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कीजिए, इसका 4 तो 4 से डिवाइड कीजिए, इसका 1 तो 1 से डिवाइड कीजिए, सबके सापेक्ष में अभिक्रिया का दर बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर होगा अभिक्रिया का दर, नहीं अब किसी के सापेक्ष में निकाल दीजिए, नहीं सबके सापेक्ष में सेम आएगा, निकालिए। इसका वैल्यू आप निकाले थे 0.5 बटा 2, इसके सापेक्ष में निकाले थे 1 बटा 4 लिखिए, इसके सापेक्ष में निकाले थे 0.25 होगा। चलिए 0.5 में से डिवाइड 2 से डिवाइड कितना आएगा, यही अभिक्रिया का दर होगा। समझ में आया। तो अभिक्रिया का दर अगर पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी एगो अभिकारक पकड़ लीजिए, नहीं उसके सापेक्ष में पहले अभिक्रिया का दर निकाल लीजिए और उसका जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए, नहीं आ जाएगा आंसर। ये नहीं कि अब लगेंगे सबका निकालने मत लगिएगा, किसी एगो का निकाल लीजिएगा, किसी N2O5 के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाल लीजिए और उसका जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही अभिक्रिया का दर होगा, इस पूरे अभिक्रिया का दर वही आंसर होगा। कुछ समझ में आया, दिक्कत है इसमें? चलिए तो आज के लिए इतना ही।